अच्छा, ये इससे मुझे एक और चीज़ भी याद आई कि जब हम इजारा का टॉपिक डिस्कस कर रहे थे उस वक्त हमें एक और ईमेल पे सवाल पूछा गया था। वो ये था कि फ़र्ज़ करें अगर कन्वेंशनल सिस्टम में आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है और गाड़ी मिलने में आपको 3 महीने 4 महीने लगते हैं, तो ड्यूरिंग दैट पीरियड आपकी जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो जारी रहती हैं। तो इस्लामिक बैंकिंग में भी क्या यही है? इस्लामिक बैंकिंग में ये नहीं, इस्लामिक बैंकिंग में ये है कि चूँकि मैंने जैसे बताया कि ये यूसेज से मुताल्लिक है, तो जैसे ही उसको वो चीज़ दी जाएगी, डिलीवर की जाएगी, पहली बात उस दिन से उसके ऊपर रेंटल शुरू होगा। दूसरी बात ये कि अगर खुदा न खास्ता दरमियान में या किसी वक्त भी अगर वो चीज़ यूजेबल नहीं रहती तो खुद ब खुद जो है वो लीज एग्रीमेंट टर्मिनेट हो जाएगा और फिर उस ज़माने का रेंटल नहीं चार्ज किया जाएगा। और ये बताएं कि ये प्रॉपर्टी अगर किसकी है, अगर क्लाइंट की प्रॉपर्टी नहीं है तो जो ज़कात वगैरह पे भी हमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो कौन इसमें किसका फ़र्ज़ बनता है कि वो उस पर जो है ज़कात पे आउट करे? ज़कात अगर वो लीज प्रॉपर्टी है, हाँ, और या लीज के साथ आपने लीज का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, तो उस सूरत के अंदर जो ओनरशिप बैंक की है तो उसकी ज़कात जो है वो उस क्लाइंट के ऊपर नहीं होगी। सही है। तो ये भी क्या बैंक के एक्सपेंसेस में से जाती है? किस बैंक तो एक शख्स कानूनी है, बैंक के ऊपर तो नहीं होगी, लेकिन बैंक के जो शेयर होल्डर्स हैं, जो बैंक के शेयर होल्डर्स हैं उनके ऊपर ज़कात आएगी। तो वो उसके जो एसेट्स हैं तो उसमें फिर वो देखेंगे कि वो ज़कातेबल एसेट्स हैं या नॉन ज़कातेबल। कुछ फिक्स एसेट होते हैं जो नॉन ज़कातेबल होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो ट्रेडिंग एसेट्स होते हैं वो ज़कातेबल होते हैं। तो उस सूरत के अंदर जो है वो शेयर होल्डर्स अपनी ज़कात में से अदा करेंगे। वो देखेंगे कि भाई हमारी टोटल शेयर की वैल्यू क्या है। मिसाल के तौर पर मीज़ान बैंक का शेयर किसी के पास है तो उस सूरत के अंदर वो देखेगा कि मीज़ान बैंक के वो कि कितने जो प्रोपोर्शन ऑफ एसेट्स हैं उसका कितना प्रोपोर्शन जो है वो नॉन ज़कातेबल एसेट्स हैं। अच्छा। तो उसको डिडक्ट कर देगा। बाकी जो ज़कातेबल एसेट्स हैं, मिसाल के तौर पे अगर मीज़ान बैंक के 30% जो है वो प्रॉपर्टीज है मिसाल के तौर पे, जिसके बैंक ओनर है, ठीक है, तो और उसने बैंक ने वो ट्रेडिंग के लिए नहीं ली हुई बल्कि अपने इस्तेमाल के लिए लिया हुआ है, किराए पे दिया हुआ है, तो उस सूरत के अंदर उन एसेट्स की ज़कात वाजिब नहीं होगी, ठीक है, उस शेयर होल्डर के ऊपर। तो उस 30 तो टोटल वैल्यू अगर 100 रुपए है तो 30 रुपए के ऊपर ज़कात नहीं होगी, ठीक है, बाकी जो 70 रुपीज़ के ऊपर ज़कात वाजिब होगी। ठीक है। कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें अगर कोई बिजनेसमैन चाहे तो वो अपने करंट एसेट्स जिसमें आपका वर्किंग कैपिटल तमाम चीज़ें आ गई और फिक्स एसेट एक साथ जो है फाइनेंस कर सके, या स्पेसिफिकली टारगेट करना पड़ता है? बिकॉज जो मेरे जहन में क्वेश्चन ये आ रहा है कि अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, तो मैं फिक्स एसेट के लिए एक और कॉन्ट्रैक्ट बुक करूँगा, रॉ मटेरियल के लिए मैं मुराहबा कराऊँगा, फिर अगर मुझे अपने लेबर के लिए या ओवरहेड्स के लिए चाहिए तो मैं इस्तिस्ना कराऊँगा। तो क्या एक ही आदमी 3-3, 4-4 किस्म के जो है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होगा? असल में यहाँ पे ये बात है कि इस्लामिक बैंकिंग में जो फाइनेंसिंग की जाती है वो नीड बेस्ड होती है। अगर आपकी नीड शॉर्ट टर्म, लेकिन शॉर्ट टर्म नीड का मतलब क्या है कि उसने वो अमाउंट पे करनी है 3 महीने या 6 महीने बाद, और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट इसका मतलब है 5 साल 7 साल या उसकी भी उससे ज़्यादा मुद्दत के लिए उसको चाहिए अमाउंट। तो अगर हम एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये मिसमैच भी होगा। और कंपनीज के लिए वैसे भी अगर आप कन्वेंशनल सेक्टर में भी देखें तो कुछ लोग शॉर्ट टर्म लोन लेते हैं या ओवरड्राफ्ट लेते हैं और कुछ लॉन्ग टर्म लीज कराते हैं या लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग लेते हैं। तो अगेन क्योंकि वहाँ पे भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट जो है वो डिफरेंट है, इसलिए उसके हिसाब से प्रोडक्ट दी जाती है। हवर अगर मुशारका करें हम किसी के साथ या मुदारबा का कॉन्ट्रैक्ट करें, यानी पार्टनरशिप करें प्योर, तो वहाँ पे आप हर तरह की फैसिलिटीज़ को फाइनेंस कर सकते हैं, लेकिन अगेन वो भी शॉर्ट टर्म नहीं होगी। मुशारका या पार्टनरशिप तो एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होता है नॉर्मली। ठीक है, एक और ब्रेक लेंगे, इसके बाद हम मजीद बात करेंगे डॉक्टर इमरान उस्मानी साहब और अहमद अली सिद्दीकी साहब के साथ। एक ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। इस्लामिक बैंकिंग, लेट्स टॉक अबाउट इस्लामिक बैंकिंग, इस्लामिक बैंकिंग, लेट्स टॉक अबाउट इस्लामिक बैंकिंग। वेलकम बैक टू लेट्स टॉक अबाउट इस्लामिक बैंकिंग। डॉक्टर साहब, एक सवाल जो कि मेरे जहन में ये है, वो हम पहले बात कर चुके हैं कि अभी अगर आप लोग कायबोर, मीज़ान बैंक या कोई भी इस्लामिक बैंक हो तो वो भी बेंचमार्क जो है कायबोर को लेते हैं, और उसमें कोई गलत बात नहीं है कि आप सिर्फ कायबोर को एज ए बेंचमार्क ले रहे हैं। लेकिन जैसे कि अगर कोई शख्स जो है फाइनेंसिंग अवेल करना चाहता है, कैपिटल रेज करना चाहता है, और वो ये देखता है कि इंटरेस्ट रेट सिनेरियो ऐसा है कि इंटरेस्ट रेट्स आगे जाके मज़ीद जो है बढ़ने वाले हैं, तो ऑब्वियसली वो अपनी स्ट्रैटेजी उस पर बिल्ड करेगा। अगर वो देखता है कि इंटरेस्ट रेट्स अभी ही ज़्यादा है तो वो शायद दूसरे फाइनेंसिंग की तरफ चला जाएगा, स्टॉक मार्केट से पैसा रेज करने की कोशिश करेगा। तो जब इवन अगर आप इस्लामिक बैंक से भी लोन ले रहे हैं तो ये चीज़ें तो आपके जहन में रखनी है कि इंटरेस्ट रेट सिनेरियो क्या है मुल्क का, जो कन्वेंशनल बैंक के जुरिस्डिक्शन में आता है ऑफकोर्स। जी, लेकिन इसमें यह है कि इस्लामिक बैंकिंग में थोड़ा सा फ़र्क है। वो ये कि नॉर्मल जो आपने रनिंग फाइनेंस ले लिया तो उसमें तो ये कि इंसान की जो भी उसने कर्जा लिया है तो उस सूरत के अंदर वो जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट चेंज होता रहेगा उसी हिसाब से उसको इंटरेस्ट देना है। यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता। पहले यहाँ पे ट्रांजैक्शन टू ट्रांजैक्शन अलग अलग सूरत हाल होगी।
मुराबा अगर उसने किया है तो प्राइस उसकी फिक्स हो गई, ठीक है। आपने एट द टाइम ऑफ एंटरिंग द कॉन्ट्रैक्ट आपने या इंसेप्शन के अंदर बिल्कुल शुरू में आपने जब मुराबा की प्राइस फिक्स की थी तो कोई आपने बेंचमार्क सोचा था, लेकिन अब आपने एक दफ़ा प्रोडक्ट कंक्लूड कर दी, दे दी, तो अब वो वेरी नहीं कर सकता, अब उसको तब्दीली कोई नहीं, प्राइस फिक्स हो गई, अब उसमें वेरिएशन नहीं आ सकता। नंबर 1। इजारा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये हो सकता है कि वेरिएशन है, लेकिन उसमें भी यही है कि इजारा के अंदर एक पीरियड ऐसा होता है जैसे 6 महीने या 1 साल, कि उसमें अगले 6 महीने के लिए 1 साल के लिए प्राइस जो है या रेंटल जो है वो फिक्स हो जाएगा, उसमें कोई वेरिएशन नहीं आ सकता। फिर रिवाइज होगा इजारा और उसके अंदर जो है वो देखा जाएगा कि अब जो है वो विल्फर्स बेंचमार्क तब्दील हो गया है, तो अब हम अपने रेंटल को रिवाइज करेंगे, तो फिर उस सूरत में दोबारा रिवाइज होगा, वो पूरा इजारा कॉन्ट्रैक्ट ही रिवाइज हो जाएगा। वो तो ऐसा नहीं है कि आपने जैसे जैसे बढ़ा है उसी हिसाब से फ्लोटिंग या चेंज होता चला जा रहा है, बल्कि वो अलग अलग हैसियतों में, अगर आपने मुशारका मुतालबा किया है तो फिर तो वो आपने एक शुरू में एक आपने रेशो तय कर लिया है, तो उसके हिसाब से जो है वो तब्दील नहीं होगा। तो इस्लामी बैंकिंग के अंदर इस मामले में थोड़ा सा फर्क है कि वो आप हर वक्त अपने हिसाब से उसको तब्दील नहीं कर सकते। ठीक है, ट्रेड की तरफ आते हैं, ट्रेड फाइनेंसिंग की तरफ से इस्लामिक बैंक क्या एलसी फैसिलिटीज इंपोर्टर्स को प्रोवाइड करते हैं? एलसी खोल सकते हैं, एलसी खोल सकते हैं। असल में एलसी क्या है, एलसी की हकीकत क्या है? एलसी दर हकीकत है लेटर ऑफ क्रेडिट, यानी एक तरीके की गारंटी है, ये एक कफाला है जिसको अरबी में कहते हैं हम कफाला, फ़िक़ा की नुक्ता नज़र से कफाला बिलमाल जिसको कहा जाता है, कि वो ये कहता है कि एक्सपोर्टर को इम्पोर्टर का बैंक ये कहता है कि अगर ये इम्पोर्टर ने तुमको पैसे अदा नहीं किए उस चीज़ के जिस चीज़ को ये तुम एक्सपोर्ट कर रहे हो या जिस चीज़ को ये इम्पोर्ट कर रहा है या मंगवा रहा है, तो मैं तुमको उसकी ब्याह पर अदा कर दूंगा। ठीक है, ये गारंटी है ये, ठीक है। इसको अरबी में लेटर ऑफ, इंग्लिश में लेटर ऑफ क्रेडिट कहते हैं, अरबी में कफाला भी कह सकते हैं, ठीक है। तो गारंटी देने में शरीयत में कोई इशू नहीं है, सिर्फ इशू आता है इसमें वो ये कि आप एलसी के चार्जेस लेना जायज़ है नाजायज़ है। तो फ़क़ाए किराम में लिखा है कि कफाला की उजरत लेना जायज़ नहीं है, कि आप सिर्फ कफालत की उजरत लें। लेकिन बैंक जिस वक्त एलसी खोलता है तो उस वक्त खाली ये नहीं होता कि वो उसने क्रेडिट के ऊपर लेटर ऑफ क्रेडिट खोल के दे दिया, बल्कि वो बहुत सारे और भी काम करता है। मिसाल के तौर पे जो कॉरेस्पॉन्डेंस बैंक होता है, जो एक्सपोर्टर का बैंक होता है, उसके साथ उसकी मुस्तकिल निगोशिएशन जारी रहती है, ठीक है। फिर उसके ब्याह पर वो पैसे रेमिट करता है, ठीक है। उसकी उस आदमी की जिस क्लाइंट है उसकी क्रेडिट असेसमेंट करता है, क्रेडिट असेसमेंट की बुनियाद पर ये वो करता है, फिर उसके ये लीगल डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करता है, और एक्सपोर्टर के साथ उसके ताल्लुकात होते हैं, उसकी कॉरेस्पॉन्डेंस वगैरह जारी रहती है, तो ये सब काम करता है। तो उसकी वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ले सकता है। अच्छा, फीस जो है आप ले सकते हैं, इन चीज़ों की एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ली जा सकती है, और इसमें ये भी किया जा सकता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट इंक्लूडिंग दी एलसी चार्जेस आप ये करके ले लें। तो ये यानी कि इसके अंदर आप ये गुंजाइश है कि आप बहुत सारे खिदमत जो उसके साथ साथ वो अंजाम देता है तो उसकी वो फीस ले लें। तो क्या किस तरह, अगर एक आसान लफ्ज़ों में हम बोलें कि कन्वेंशनल सिस्टम और इस्लामिक में डिफरेंस क्या है, तो क्या आप कहेंगे इस पर? असल में देखें यहाँ पे फ़र्क क्या है कि इस्लामिक बैंक भी एलसी खोल रहा है, कन्वेंशनल बैंक भी एलसी खोल रहा है, और फ़र्क ये क्या है, कस्टमर एलसी टाइम पे अदा नहीं कर सका तो कन्वेंशनल बैंक वहाँ पे उसको इंटरेस्ट चार्ज करता है, ठीक है, और हम वो ये नहीं कर सकते। तो फिर अब हमें इन एडिशन टू द फीस, जी, इन एडिशन टू द फीस अगर एलसी टाइम पे अदा नहीं की गई तो इंटरेस्ट चार्ज होना शुरू हो जाता है। सही। अब इस्लामिक बैंक इस तरह से नहीं कर सकते, और इसी वजह से फिर अगर कस्टमर ने एलसी खोली अपने बिहाफ पे और फिर उसको फाइनेंस करना चाहा तो कन्वेंशनल बैंक उसको कहता है भाई कोई बात नहीं, मैं आपको टर्म लोन दे देता हूँ, आप इतना इंटरेस्ट पे कीजिएगा और मैंने आपके बिहाफ पे पेमेंट कर दिया पीछे। तो अब इस्लामी बैंक इस तरह से भी नहीं कर सकता। अब इसके लिए फिर हमें मुख्तलिफ तरीके इख्तियार करने पड़ते हैं कि जब कस्टमर हमारे पास आता है कि जनाब मैं आपसे एक एलसी खोलना चाहता हूँ, तो हम उससे पूछते हैं कि भाई आप एलसी खोलोगे तो क्या आपके पास फाइनेंसिंग मौजूद है, या आपको फाइनेंसिंग की जरूरत पड़ सकती है। अगर वो कहता है फाइनेंसिंग मौजूद है तो चले कोई बात नहीं, फिर तो इसका इंटरेस्ट का मसला नहीं आता, या इवन फाइनेंसिंग करने का भी मसला नहीं आता। लेकिन अगर कस्टमर कहता है जी मुझे फाइनेंसिंग की जरूरत पड़ सकती है, तो फिर हम उसको अपना एजेंट बना के एलसी जो खुलवाते हैं वो मीज़ान बैंक के बिहाफ पे या इस्लामिक बैंक के बिहाफ पे खुलवाते हैं, ठीक है। अब जब इस्लामिक बैंक के बिहाफ पे खुलती है एलसी तो जो सामान आता है वो एक्चुअली बैंक की ओनरशिप होता है, ठीक है। अब कस्टमर से पूछा जाता है कि भाई सामान आ गया है, आप इसको खरीदना चाहते हो तो हम आपको नकद भेज देते हैं, स्पॉट पे भेज देते हैं। आप चाहते हो कि आपके पास पैसा नहीं है, आप 3 महीने की फैसिलिटी चाहते हो तो हम आपको ये उधार पे मुराबा कर देते हैं, ठीक है। तो दोनों चीजें इसमें हो गई, तो अब सूद से बच गए, ठीक है, और फाइनेंसिंग भी हो गई। तो ये दोनों तरीके मिल गए इस्लामिक बैंक में, साइट इसमें नहीं होगा ऑब्वियसली, वो फिर अच्छा ठीक है। जहाँ तक फीस का ताल्लुक है तो फीस के अंदर जो है वो फीस की अमाउंट के लिहाज से कोई बड़ा चेंज नहीं होता, बस सिर्फ हेड चेंज हो जाता है, क्योंकि इस्लाम भी कहता है कि भाई आप एक चीज़ के अगेंस्ट आप नहीं ले सकते,
ठीक है, तो वहां पर चार्ज ना करें। एक चीज के अगेंस्ट ले सकते हैं जहां पर आप नहीं ले रहे थे लेकिन वहां ले लें आप, ठीक है। तो आप गारंटी के अगेंस्ट नहीं ले सकते, लेकिन आप जो बाकी जो काम सर्विसेज सरंजाम दे रहा है उसके तहत लें। तो यही शेड्यूल ऑफ चार्जेस जो होता है बैंकों का, तो इस्लामी बैंकों का, उस पर लिखा होता है कि भाई जो है ये बैंक ये सर्विसेज सरंजाम देगा, इसकी ये फीस होगी।